गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, बात करें अगर आज के द हिंदू न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज की, तो आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि एक मणिपुर से फिर से थोड़ी सी खराब घटना हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पर हमें ऐसा देखने को मिल रहा है कि जब हम बात करते हैं मणिपुर के वैली बेस्ड जो मेइती ग्रुप है एंड उसी तरह से आपका जो हिल बेस्ड है कुकीज़ो कम्युनिटी, इनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो वापस से स्टार्ट होता हुआ देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से एक पर्सन की डेथ और 3 लोग इंजर हो चुके हैं। तो यानी कि इतना लंबा टाइम होने के बाद भी, नियरली 1 साल होने के बाद भी, अभी भी पूरी तरह से शांति यहाँ पर एस्टेब्लिश नहीं हो पाई है। इवन देखो, पिछले दिनों के अंदर ही हमें ये भी देखने को मिला था कि सीआरपीएफ कैंप के ऊपर भी यहाँ पे अटैक देखने को मिला था, जिसके अंदर 2 पर्सनल की डेथ भी हमें देखने को मिली थी। तो यानी कि अभी भी डेफ़िनिटली काफ़ी काम करना बचा हुआ है व्हेन इट कम्स टू पीस एंड स्टेबिलिटी इन द स्टेट ऑफ मणिपुर। उसी तरह से थोड़ा फ्रंट पेज पे अगर आप नीचे थोड़ा और जाएँगे, तो एक और चिंताजनक जो विषय देखने को मिलेगा, वो है इंडिया और चाइना के बीच का ट्रेड। देखो, अगर हम बात करते हैं भारत और चाइना के ट्रेड की, तो जब हम बात करते हैं ना एक्सपोर्ट्स की कि इंडिया कितना एक्सपोर्ट कर रहा है चाइना को, तो अगर आप नोटिस करोगे पिछले 5 साल का डेटा, तो पिछले 5 साल में ना हम लगभग उसी स्तर के ऊपर हैं। यानी कि 5 साल पहले भी हमारा एक्सपोर्ट लगभग $16 बिलियन के आसपास ही था। आज के समय में भी लगभग वो उसी नंबर के आसपास ही है। थोड़ा बहुत हल्का-फुल्का इज़ाफ़ा देखने को मिला है, बट मोर और लेस उसी नंबर के आसपास है। पर अगर हम नोटिस करते हैं हमारे इम्पोर्ट्स की, तो आप नोटिस करोगे 5 साल पहले इंपोर्ट कितने थे? $70 बिलियन। अब वो इंक्रीज़ होते-होते 100 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा क्रॉस हो चुके हैं। तो यानी कि कई बार हम डिस्कस करते हैं ऐसा कि यार चाइना का सामान नहीं खरीदेंगे, पर तब भी पिछले 5 साल में जिसमें आप देखो इतने इंसिडेंट्स भी इन्वॉल्व हैं, हमारे जवान भी शहीद हुए उसके अंदर, पर तब भी हमने कोशिश करी कि कम करें, पर कम तब भी नहीं हो रहा और इनफैक्ट बढ़ता ही जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, वो एक मेजर कंपोनेंट है इनके अंदर, पर अदर सेक्टर्स भी आप मशीनरी, टेक्सटाइल, क्लॉथिंग, ऑटोमोबाइल्स हो गया, ये भी आप नोटिस कर पाओगे कि चाइना से हम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर यहाँ से इंपोर्ट करवाया जाता है। दोस्तों, डेट है आज की 29 अप्रैल 2024 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन के अंदर। एक जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है दैट इज़ विद रिगार्ड्स टू आईआरईडीए गेट्स नवरत्न स्टेटस। देखो, आईआरईडीए क्या है? इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, इसको नवरत्न का स्टेटस मिला है। एक्चुअल में आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। हमारी जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होती है ना, उनको आप डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर सकते हो। जैसे एक होती है आपकी महारत्ना कंपनीज। महारत्ना कंपनीज तो अपने आप में बहुत बड़ी होती हैं, ठीक है ना। इनका एनुअल टर्नओवर ऐसा बोलते हैं कि 25,000 करोड़ से भी ज़्यादा होता है। अच्छा खासा आपको प्रॉफिट इसमें देखने को मिलता है और इनके जो ऑपरेशंस होते हैं वो ग्लोबली भी हो सकते हैं। उसके एक लेवल अगर हम नीचे की बात करें, यहाँ पर आपको नवरत्ना कंपनीज देखने को मिल जाएंगी। ये भी काफ़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, बट एज़ कम्पेयर टू महारत्ना ये थोड़ी छोटी होती हैं। ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात करूँ मिनी रत्ना कंपनीज की, तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, मिनी रत्ना 1 और मिनी रत्ना 2। पर एक्चुअल में आप ये सोचो कि इस तरह से पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की कैटेगरीज क्यों डिवाइड करी गई हैं? इनके डिवाइड करने का क्राइटेरिया ये है कि ताकि ना हम अपनी जो कंपनीज हैं, उनको इंश्योर करवा पाएँ कि वो और बड़ी बनती रहे एंड साथ ही साथ जैसे-जैसे बड़ी बनती जा रही हैं, उनको ऑटोनॉमी भी और प्रोवाइड करी जा पाए। ऑटोनॉमी मतलब कि अगर मान लो कुछ एक्सपेंशन करना है अपने यहाँ पे या कुछ भी इस तरह का प्रोसेस करना है, तो वहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा सरकार का कंट्रोल ना आए। ऐसा ना हो कि हर चीज़ के लिए सरकार का अप्रूवल लेना पड़ रहा है, राइट? तो इसके बेसिस के ऊपर इनको अलग-अलग कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड किया गया है इन द महारत्ना, नवरत्ना एंड आपका मिनी रत्ना। तो अभी जो न्यूज़ आई है वो क्या है? वो है कि आईआरईडीए को नवरत्ना का स्टेटस मिल चुका है। थोड़ा-सा इसके बारे में आपको मैं याद करवा देता हूँ, हालाँकि हमने इकोनॉमी के स्टैटिक पोर्शन के अंदर बहुत डिटेल में इन चीज़ों को पढ़ा है, बट फिर भी जस्ट एज़ अ रिमाइंडर। होता क्या है कि अगर मान लो किसी कंपनी को नवरत्ना बनना है, नवरत्ना कौन-सी? तो बीच वाली थी, राइट? तो उस केस में उनको क्या होना पड़ेगा? उनको होना पड़ेगा कि मिनी रत्ना कैटेगरी 1 उनको डेज़िग्नेशन हो एंड कहीं न कहीं सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज़ के शेड्यूल ए में आपको देखने को मिलनी चाहिए। देखो, फ़ायदा ये हुआ कि मान लीजिए अगर किसी को नवरत्ना का स्टेटस मिल गया, तो अगर उनको इन्वेस्टमेंट वगैरह करनी होती है अप टू 1000 करोड़, वो बिना सेंट्रल अथॉरिटी के अप्रूवल के करी जा सकती है। प्लस एट द सेम टाइम वो अपना 30% अपनी नेट वर्थ का एलोकेट कर सकते हैं, अगर वो नंबर 1000 करोड़ से कम है। साथ साथ ज्वाइंट वेंचर्स के अंदर, पार्टनरशिप्स के अंदर सब्सिडीज वगैरह यहाँ पे अपनी वो ओवरसीज सब्सिडीज वहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। पर ध्यान रखना, अगर इन्वेस्टमेंट को अब्रॉड यहाँ पे करना है, तो इस केस में सीसीईए यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, जिसको हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा हेड किया जाता है, उनका अप्रूवल लेना यहाँ पे ज़रूरी होता है।
तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं इन सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के, वो एमएए यानी कि मर्जर एंड एक्विजिशन को यहाँ पे कर सकते हैं, इंडिया में भी एंड अब्रॉड में भी। तो ये कुछ चीज़ें हैं। आखिरी चीज़ जो हमें पढ़नी है कि आखिरी IREDA जिसको ये स्टेटस मिला है वो करता क्या है। देखो ये एक तरह की क्या है, NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। RBI के अंतर्गत देखोगे तो एज एन NBFC तरह इसको यहाँ पे रजिस्टर किया गया है। डिफरेंट डिफरेंट और भी इसका कंट्रीब्यूशन है। इसको स्टैब्लिश किया गया था 1987 के अंदर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी एंड इट इज क्लासिफाइड अंडर कंपनीज एक्ट। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे जो आपको यहाँ पे पता होने चाहिए। बाकी थोड़ा और अगर आप डिटेल में जानना चाहो तो भी पढ़ सकते हो, पर मेजर जो इसके प्रोजेक्ट्स हैं वो है आपका ग्रीन रूफटॉप स्कीम, वर्ल्ड का पहला फ्लोटिंग सोलर PV प्रोजेक्ट हो गया, फाइनेंसिंग बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। तो ये सारे काम एक NBFC के होते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। तो ये चीज़ें किसके द्वारा करी गई हैं, IREDA के द्वारा। ठीक है, दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स रिगार्डिंग IREDA एंड नवरत्ना स्टेटस जो आपको पता होना चाहिए। देखो एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, दैट इज कि नेक्स्ट जो अभी अभी संडे आएगा यानी कि 5 मई को, इस दिन आपका GS और CSET इसका सृजन ऑल इंडिया ओपन प्रीलिम्स मॉक टेस्ट है। डेफिनेटली ये टेस्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट उसको देंगे, तो आपको एक आइडिया लग पाएगा कि बाकी स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में आप कहाँ पर स्टैंड करते हो, व्हाट आर योर एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट। अब लगभग आप जानते हो ना, लगभग 1.5 महीना बचा हुआ है। जैसे 29 अप्रैल तो आज हो ही गई है और 16 जून में लगभग 1.5 महीना है। तो कहीं ना कहीं 1.5 महीना पहले ना आप अपने आप को टेस्ट कर पाओगे कि यार मैं कहाँ पे स्टैंड करता हूँ, मेरी कमियां क्या हैं, कैसे आने वाले 45 डेज मुझे अच्छे से प्लान आउट करने हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको इस टेस्ट के माध्यम से हेल्प मिल जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, इसको आप ऑनलाइन ऑफलाइन भी दे सकते हो। बाकी GS CSET दोनों यहाँ पे कवरेज होंगे एंड दीज आर दवर सेंटर्स जहाँ पर आप ऑफलाइन माध्यम के अंदर दे सकते हो। ऑनलाइन तो कहीं से भी दे दो, ऑफलाइन यहाँ पे आप दे सकते हो। एंड इसका जो रजिस्ट्रेशन लिंक है नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर डाला हुआ है, वहाँ पर जाके आप इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हो एंड डेफिनेटली अच्छे से टेस्ट दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। UN CTAD रीब्रांड्स टू UN ट्रेड एंड डेवलपमेंट। देखो एक्चुअल में होता क्या है ना कि समय समय के ऊपर लोग अपने लोगोज या कंपनीज के नाम अपने बदल देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एप्पल का लोगो पहले ऐसा था, अब थोड़ा ऐसा दिखता है। स्टारबक्स का काफी साल पहले लोगो ऐसा था, फिर समय समय के ऊपर चेंज करते हुए उन्होंने ऐसा कर दिया। इसी तरह पेप्सी ने भी बहुत बार चेंज किया है। अगर हम बात करें आजकल ना, किनले का पानी पिया होगा आप लोगों ने। किनले वाटर का अगर आपने नई बॉटल देखी होगी ना, तो काफी डिफरेंट एक बॉटल आपको देखने को मिलती है। तो एक्चुअल में क्या होता है ना, जब भी किसी कंपनी को लगता है कि हमें यार कुछ बदलाव करना पड़ेगा ताकि लोगों के साथ, पीपल के साथ हम अच्छा कनेक्ट एस्टेब्लिश कर पाए, राइट, तो वो नाम के अंदर बदलाव करने की कोशिश करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल IPL टीम्स आप जानते होंगे, जो दिल्ली डेयर डेविल्स है, ठीक है ना, इन्होंने अपना नाम बदला है। किंग्स 11 पंजाब ने नाम अपना पंजाब किंग्स रख दिया था। तो डू यू अंडरस्टैंड कि ऐसे नाम चेंज करने से ना कुछ लोगों के साथ और बेहतर कनेक्ट करने की यहाँ पे कोशिश करी जाती है। इन अ सिमिलर मैनर आपका जो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट था क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसने अपना नाम बदल दिया। अब इसका नाम आज के बाद से होगा UN ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि किसी पॉलिटिशियन ने इसका नाम चेंज कर दिया जैसे इंडिया में कई बार देखने को मिलता है। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ने उसने अपने आप की क्या करी है, रीब्रांडिंग करी है एज अ UN ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो इन्होंने अपना नया लोगो भी ला दिया एंड नया नाम भी इन्होंने यहाँ पे बता दिया। फोकस इनका यही था कि देखो फॉरवर्ड लुकिंग स्ट्रेटजी के साथ लोगों के साथ अच्छा कम्युनिकेशन हम कर पाए, ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज को हम ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाए। ये सारी चीजें इन्होंने यहाँ पे कही है। थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ UN ट्रेड एंड डेवलपमेंट के बारे में। ये एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है एंड जैसा कि नाम में ही है, एक UN की ये बॉडी आपको देखने को मिल जाएगी। इसको एस्टेब्लिश UNGA ने किया था 1964 के अंदर। इसके हेडक्वार्टर आपको जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर देखने को मिल जाते हैं। जैसा नाम में है ना, इसका फोकस इसी के ऊपर है, ट्रेड के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर, टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट, इन सभी चीज़ों के ऊपर ये काम करता है। एंड कोशिश ये रहती है कि अब जैसे इंडिया में भी 1991 के अंदर LPG आया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आया, ऐसा ना हो कि इसका जो फायदा है सिर्फ और सिर्फ डेवलप्ड इकोनॉमीज को मिले, नहीं, इनका फायदा आपकी छोटी इकोनॉमीज, आपकी वीकर इकोनॉमीज को भी मिलना चाहिए। यही यहाँ पे फोकस रहता है UN ट्रेड एंड डेवलपमेंट का। एंड डेफिनेटली कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं। एक तो ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट एंड लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज रिपोर्ट। ये सारी रिपोर्ट्स आपकी यूनाइटेड नेशन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के द्वारा ही यहाँ पे निकाली जाती हैं। एंड फोकस यही रहता है कि सारी कंट्रीज को हम अच्छे से इंटीग्रेट कर पाए। ठीक है, तो हुआ क्या है, बस इन्होंने अपना नाम चेंज कर दिया एंड अपना लोगो बदल दिया है UN ट्रेड एंड डेवलपमेंट ने। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है SCO डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग इन कजाकिस्तान।
देखो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के डिफेंस मिनिस्टर्स की आपको मीटिंग देखने को मिलेगी। आप जानते होंगे कि टोटल 9 मेंबर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं एससीओ के अंदर। अब देखो मीटिंग तो थी ये डिफेंस मिनिस्टर्स की, बट हमारे डिफेंस मिनिस्टर जा नहीं पाए। उनकी जगह के ऊपर हमारे जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं वो यहाँ पे गए एंड उन्होंने काफ़ी सारी बातें यहाँ पे करी। स्पेशली अगर हम अच्छी बात करें ना, तो जैसे आप जानते होंगे G20 की अगर हम बात करते हैं, तो G20 के अंदर हमारा फोकस क्या था? हमारा फोकस था वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, जो कहीं न कहीं वसुधैव कुटुंबकम की फिलॉसफी से स्टार्ट होता है। अब ये जो जॉइंट कम्युनिके आया ना इसके बाद एससीओ का, उसके अंदर भी ये बात करी गई कि हम इस आइडिया को कहीं न कहीं आगे और डेवलप करेंगे। साथ में अगर हम बात करें, हमारे डिफेंस सेक्रेटरी ने ये भी बोला कि इंडिया ज़ीरो टॉलरेंस अप्रोच की तरफ डेफिनिटली काम करता है टुवर्ड्स टेररिज्म। बिल्कुल यहाँ पे ज़ीरो टॉलरेंस अप्रोच हमारी यहाँ पे रहती है। प्लस एट द सेम टाइम देखो हमारा सीसीआईटी है जो है, कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म, इंडिया लगभग 20-25 साल से कोशिश कर रहा है यूएन के अंदर कि एक प्रपोजल लेकर आया जा पाए सीसीआईटी के रिगार्डिंग। तो इंडिया का ये जो प्रपोजल था इसकी भी यहाँ पे चर्चा हुई। प्लस एट द सेम टाइम कि इंडिया फोकस कर रहा है कैसे पीस, स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी लेकर आए पाए इस एससीओ के रीजन के अंदर। देखो बात करें शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, तो आप जानते होंगे कि बेसिकली ना 1996 में ये स्टार्ट हुआ एज शंघाई 5। ध्यान से समझना, मैंने ये नहीं कहा कि एससीओ स्टार्ट हुआ, नहीं, शंघाई 5 स्टार्ट हुआ 1996 के अंदर। उस समय 5 आपकी कंट्रीज थी, आपकी चाइना हो गया, ठीक है ना, चाइना, उसके अलावा कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया और तजाकिस्तान, ये मेंबर्स हुआ करते थे शंघाई 5 के। पर बाद में क्या होता है, उज़्बेकिस्तान भी इसका मेंबर बन जाता है 2001 के अंदर एंड वहां से स्टार्ट होती है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की। तो यानी कि जब पहले था शंघाई 5, फिर जब एससीओ बना तो इसके मेंबर से आपके 6, फिर बाद में इंडिया और पाकिस्तान इसमें ऐड होते हुए देखने को मिलते हैं, तो टोटल 8 मेंबर हो जाते हैं। एंड लास्ट अभी रिसेंटली आपका ईरान का भी यहाँ पे मतलब इसका मेंबर बन गया है। तो अब क्या हो गया, ये 9 मेंबर आपकी मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिल जाती है। इनके नाम आप सभी को डेफिनेटली पता ही होने चाहिए, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान एंड ईरान। 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं इसकी, दैट इज़ रशियन एंड चाइनीज़। 3 ऑब्जर्वर स्टेट्स आपको देखने को मिलते हैं, अफगानिस्तान, बेलारूस एंड मंगोलिया। अब इंपॉर्टेंट रीजन इसलिए बन जाता है क्योंकि आप नोटिस करो, यहाँ पर आपको इंडिया भी है, पाकिस्तान भी है, आपका रशिया है, आपका चाइना है। इतनी बड़ी-बड़ी कंट्रीज़ आपको देखने को मिलेंगी जिनके पास एक्चुअल में न्यूक्लियर वेपन्स भी एक्जिस्ट करते हैं। तो एससीओ पूरी दुनिया के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, राइट? यूरेशिया का लगभग 60% ये कवर करता है एंड 40% वर्ल्ड पॉपुलेशन, क्योंकि आप देखो ना, जहाँ इंडिया और चाइना आ गए, अच्छी खासी पॉपुलेशन तो वहीं पर ही काउंट हो जाती है। और इसकी जो मेंबरशिप होती है वो 1-1 साल के लिए हमें देखने को मिलती है, यानी कि चेयरमैनशिप की बात कर रहा हूँ। तो इस तरह से कोशिश ये रहती है कि आपस में कैसे म्यूचुअल ट्रस्ट बढ़ा पाए, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को एशियन रीजन के अंदर कैसे हम कम कर सकते हैं। तो 2005 के अंदर इंडिया को ऑब्जर्वर स्टेटस दिया गया था, पर 2017 के अंदर इंडिया और पाकिस्तान दोनों यहाँ पे मेंबर बनते हैं एट द अस्ताना समिट। इसके जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हैं, टोटल 5 स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। सबसे ऊपर की बॉडी है दैट इज हेड्स ऑफ स्टेट काउंसिल, ये डिसाइड करती है इसकी फंक्शनिंग वगैरह के रिगार्डिंग एंड वेरियस जो इंटरनेशनल इश्यूज है उसको यहाँ पे कंसिडर किया जाता है। उसके अलावा हेड्स ऑफ गवर्नमेंट काउंसिल, ये बजट को अप्रूव करती है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ फॉरेन अफेयर्स हो गया, ये डे टू डे एक्टिविटीज को कहीं ना कहीं कंसिडर करते हैं। इसके अलावा जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक एंटिटी है दैट इज रैट्स, रीजनल एंटी टेरर स्ट्रक्चर। यहाँ पे इसका फोकस है कैसे टेररिज्म, सेपरेटिज्म और एक्सट्रीमिज्म को यहाँ पे हम खत्म कर सकते हैं। लास्टली जो सेक्रेटरीट होते हैं वो डिफरेंट डिसीजंस को यहाँ पे इंप्लीमेंट करता है। तो ये सारे मेंबर कंट्रीज का यहाँ पे आपको नाम देखने को मिल जाएगा। दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है हिडन बायोस्फीयर डिस्कवर्ड थ्राइविंग इन एक्सट्रीम डेप्थ ऑफ अर्थ्स मोस्ट हॉस्टाइल डेजर्ट। पहले मैं यहाँ पे आपको पिक्चर के अंदर लेके चलता हूँ। यहाँ पर आप नोटिस करना, हम बात करेंगे इसकी एटाकामा डेजर्ट की। देखो वैसे तो आपका ये थोड़ा सा पार्ट इसका पेरू के अंदर हो गया, थोड़ा बोलीविया, थोड़ा अर्जेंटीना के अंदर देखने को मिलता है, पर जो मोस्ट इसका पार्ट है वो आपको चिली के अंदर ही देखने को मिलेगा। अब ये जो डेजर्ट है ना, अपने आप में दुनिया भर का सबसे ड्राइएस्ट हॉट डेजर्ट माना जाता है। यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे लगभग 1000 किलोमीटर की ये कंटिन्यूस आपको इस तरह से स्ट्रिप देखने को मिल जाएगी। प्लस एट द सेम टाइम यहाँ पर ना बहुत ही कम वेजिटेशन देखने को मिलती है। कुछ यहाँ पर ना आपको ब्रोमिलियार्ड्स देखने को मिलते हैं। ब्रोमिलियार्ड्स क्या होते हैं? बेसिकली एक फ्लावरिंग प्लांट की एक पूरी फैमिली होती है। बेसिकली क्योंकि फॉग वगैरह से यहाँ पे फीड होती है, अदरवाइज बहुत ही कम वेजिटेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। काफी कम यहाँ पे पॉपुलेशन भी आपको देखने को मिल जाएगी। अब ये चीज़ तो आपको पता थी, बाकी कुछ स्पीशीज है यहाँ पे, स्कॉर्पियंस हो गया, इंसेक्ट्स हो गया, साउथ अमेरिकन ग्रे फॉक्स हो गया, और साथ साथ यहाँ पे आपको एक नेशनल पार्क, पांडे एजूकर नेशनल पार्क आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। चलो ये बात तो सर हमें पता है, थोड़ा एटाकामा डेजर्ट का हमने पढ़ा भी था। अभी यहाँ पर आप क्या बात कर रहे हो? यहाँ पर ना देखो एक नई रिसर्च हुई है
उस रिसर्च के हिसाब से ना यहाँ पर पता क्या किया रिसर्चर्स ने, इनका ऊपर एक तो सर्विस सरफेस वाला एरिया था, इस सरफेस से ना नीचे गए, कितना नीचे गए, 4 मीटर, यानी कि 13 फीट। वहां पर ना हमें एक बायोस्फीयर देखने को मिला, जहां पर बहुत सारे माइक्रोब्स हमें देखने को मिले। तो यानी कि ना ये अपने आप में रिसर्च बड़ी इंटरेस्टिंग होगी कि ऐसे भी कुछ बैक्टीरियाज हैं जो यहाँ पर, ये जो युंगे वैली आपको देखने को मिलती है इन आटाकामा डेजर्ट, उस वाली गर्मी के 4 मीटर नीचे भी यहाँ पर ये एग्जिस्ट कर रहे थे। तो अपने आप में कंप्लीटली आइसोलेटेड है पूरे सरफेस वाले वर्ल्ड से, क्योंकि ये नीचे एग्जिस्ट कर रही है, ऊपर कुछ भी नहीं है। नीचे 4 मीटर पे नीचे जाके आपको ये एग्जिस्ट करती हुई देखने को मिल जाती है। तो अपने आप में साइंटिस्ट के अंदर काफी ज्यादा क्यूरियोसिटी है इस चीज के रिगार्डिंग, कि आप नोटिस करो कि इतना रफ इन्वायरमेंट होने के बावजूद ये माइक्रोबियल लाइफ कैसे एग्जिस्ट कर पा रही है इतनी नीचे। साथ में अगर आप नोटिस करो, पहले भी हमने ऐसा कुछ नोटिस किया था कि 2.6 फीट तक हमें कुछ माइक्रोब्स देखने को मिले थे, पर इस बार तो 4 मीटर या फिर 13 फीट तक देखने को मिल जाएंगे। तो यानी कि इसका मतलब यह है कि जो माइक्रोबियल लाइफ है ना, वो कम से कम 4 मीटर नीचे तो एग्जिस्ट करती ही करती है, और भी ज्यादा इसके ज्यादा हो सकता है। प्लस एट द सेम टाइम यहाँ ये स्टडी की सिग्निफिकेंस इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि यहाँ पर जो एटाकामा डिजर्ट है ना, उसको हम मार्स के साथ कहीं ना कहीं कंपेयर करते हैं। अब आप पूछेंगे सर मार्स के साथ कैसे? अरे एटाकामा डिजर्ट में जो कंडीशंस है ना, वो बहुत बहुत ज्यादा हार्श है, वहां पर रहना बहुत मुश्किल है। इन अ सिमिलर मैनर जो मार्स की कंडीशन है, वो भी काफी ज्यादा हार्श है, वहां पर भी लाइफलेस आपको हुई कंप्लीटली सरफेस आपको लाइफलेस देखने को मिल जाएगा। तो अब जब हमें यहाँ पे माइक्रोबियल लाइफ देखने को मिली है एटाकामा डिजर्ट के अंदर, तो हमें ऐसा लग रहा है कि हो सकता है मार्स के अंदर भी ये सब चीजें एग्जिस्ट करती हों। तो ऐसा माना जाता है कि कई हजारों साल पहले यहाँ पर जो एक्टिनोबैक्टीरिया है, उन्होंने रिवर डिपॉजिट को कॉलोनाइज किया, एंड कहीं ना कहीं वहाँ पे जो सेडिमेंट्स के नीचे फिर हजारों साल पहले ये आ चुके होंगे, जिस वजह आज के समय वहाँ पे हमें एग्जिस्ट करते हुए देखने को मिल जाएंगे। ठीक है ना? स्टार्टिंग के देखो अपर 2.6 फीट तक अगर हम बात करें, तो ये ऑलरेडी हमने बताया कि पहले ही रिसर्च के अंदर ये एस्टेब्लिश कर लिया गया था, पर अब यहाँ पे और पता लगता रहा है कि कैसे ये हाई सॉल्ट कंटेंट के रिगार्डिंग रेजिस्टेंट है, एंड किस तरह से लेक्स ऑक्सीजन के अंदर भी ये सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे जो आपको पता होना चाहिए, कैसे हिडन बायोस्फीयर को हमें यहाँ पे डिस्कवर किया गया 4 मीटर डेप्थ के ऑफ द अर्थ का मोस्ट हॉस्टाइल डेजर्ट। नेक्स्ट आते हैं अगले टॉपिक, दैट इज किरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। देखो आरईसी लिमिटेड जो कि एक एनबीएफसी है, उसने मिनिस्ट्री ऑफ पावर के साथ, मतलब अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर है ये तो एनबीएफसी, उसने चेनाब वैली पावर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है। मैं पहले आपको थोड़ा समझाता हूँ। देखो आप लोग ना रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट समझते होंगे। रन ऑफ द रिवर मतलब कि जैसे मान लो ये पानी आ रहा था रिवर का, अब यहाँ से पानी को हमने थोड़ा आपका डाइवर्ट किया, फिर आपका ग्रेविटी के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, ग्रेविटी के माध्यम से इन टर्बाइंस को आपका घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करें, फिर वो पानी जाके कहीं ना कहीं रिवर के साथ ही मिल जाता है। इसको बोलते हैं रन ऑफ द रिवर स्कीम। तो दरअसल में जो मैं बात करूँ ना किरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की, ये भी आपकी रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट ही है। कौन सी रिवर के ऊपर? इसको प्रपोज किया गया है ऑन द रिवर चिनाब। ध्यान रखना चिनाब रिवर के ऊपर ये प्रोजेक्ट बनेगा इन द डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। किश्तवाड़ से लगभग आपका 42 किलोमीटर की आपको दूरी पे देखने को मिल जाएगा। इसकी टोटल कैपेसिटी 624 किलो मेगावाट आपको देखने को मिल जाती है। तो कंक्रीट ग्रेविटी का ये आपको डैम है, लगभग 135 मीटर्स का ये बनेगा। ठीक है ना? एंड अकॉर्डिंगली यहाँ पे आपको अंडरग्राउंड पावर हाउस हो गया, और भी चीजें यहाँ पे बनेगी। ये बातें चलो इंपॉर्टेंट थी जो अभी रिसेंट फोकस था किरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का। पर इसके साथ ही साथ ये जो बना रहे हैं इनको आरईसी लिमिटेड एंड आपका चेनाब वैली पावर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड, ये भी दोनों अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। अगर मैं बात करूं चेनाब वैली पावर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड की, तो ये एक ज्वाइंट वेंचर है बिटवीन नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन एंड आपका जम्मू कश्मीर की जो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, उन दोनों के बीच में, यानी कि इंडियन और जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के बीच में एक ज्वाइंट वेंचर आपको देखने को मिल जाएगा। फोकस इसका यही है कि चेनाब रिवर का आप कैसे हाइड्रो पोटेंशियल को उसको यूज कर सकते हो। तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट, चाहे आपका किरू हो गया, पकाल हो गया, कवार हो गया, किरथेटू हो गया, ये सारे अलग अलग प्रोजेक्ट इसके द्वारा ही यहाँ पे बनाए जा रहे हैं। बात करें देखो चेनाब रिवर की, तो चेनाब आप जानते होंगे कि चंद्रा और भागा स्ट्रीम्स को मिलकर, ठीक है ना, सी एच आपका चंद्रा से और आपका भागा से, इनको मिलकर यहाँ पे बनता है क्या, चेनाब रिवर। और जो 5 रिवर हैं आप जानते होंगे, ठीक है ना, झेलम, रावी, सतलुज, ब्यास और चेनाब, उनमें से एक इंपॉर्टेंट रिवर आपकी चेनाब रिवर डेफिनेटली बन जाती है। इसका ओरिजिन आपको हिमाचल प्रदेश के लाहौल वैली के अंदर देखने को मिल जाएगा। साथ साथ अगर हम बात करें, तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि टोटल 29,000 स्क्वायर किलोमीटर का इसका आपको कैचमेंट एरिया देखने को मिलता है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज भी हैं जिनके आप नाम यहाँ पे पढ़ सकते हो। इंडिया में इसकी लेंथ लगभग 500 किलोमीटर के आसपास देखने को मिल जाएगी। टोटल जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो 11,400 मेगावाट है, पर इसको एस्टिमेट किया जा रहा है, और जो फर्म एस्टिमेट है, एट द 3600 मेगावाट के आसपास।
आखिरी चीज जो हमें डिस्कस करनी है कि ये जो प्रोजेक्ट का एग्रीमेंट हुआ है, एक तो कौन था, एक तो आपकी थी चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड, और दूसरा कौन है, दूसरा है आपका आरईसी लिमिटेड। ये जो आरईसी लिमिटेड है ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत। तो ये क्या है, ये है एक एनबीएफसी। अभी कुछ ही देर पहले मैंने आपको बताया था ना कि एक एंटिटी को नवरत्ना मिला था, किसको मिला था बताओ, वो मिला था आईआरईडीए को। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ आरईसी की। आरईसी क्या है, एक महारत्ना है, यानी कि इसके पास और भी ज्यादा ऑटोनॉमी आपको देखने को मिल जाएगी। आपकी डिफरेंट डिफरेंट आप स्कीम्स जानते होंगे, जैसे आपकी यहाँ पे सौभाग्य स्कीम मेंशन्ड है। सौभाग्य क्या है, सौभाग्य होता है आपका सहज बिजली हर घर योजना। तो यहाँ पर ये सरकार के द्वारा स्टार्ट करी गई थी। फोकस ये था कि किस तरह से पूरे देश के अंदर हम इलेक्ट्रिफिकेशन लेकर आ पाए। उसी तरह से जो दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, ये हमारे रूरल इंडिया के अंदर कंटिन्यूस इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए यहाँ पे स्कीम लाई गई थी। तो ये दोनों स्कीम्स के पीछे जो आपकी एंटिटी थी वो आपकी आरईसी लिमिटेड ही आपको देखने को मिल जाती है। तो इसके अलावा भी और बहुत सारी स्टेट्स और यूटीज के जो सर्टेन स्कीम्स होती है, जैसे आरडीएसएस हो गया, उनको भी यहाँ पे ये रन करती है। तो दिस आर सम ऑफ द पॉइंट्स जो आपको यहाँ पे इसके रिगार्डिंग पता होने चाहिए। इसके अलावा मैंने आपको एक होमवर्क दिया था एसी क्यूबो रीजन के रिगार्डिंग, इसकी आप प्लेस न्यूज मुझे आप बताओगे। तो यहाँ पर आप नोटिस करो, ये रहा आपका एसी क्यूबो रीजन। अब आप पूछेंगे सर इसकी क्या खासियत इस रीजन की। देखो दरअसल में ना, ये अगर पूरा रीजन ध्यान से समझना, ये ध्यान से इधर देखना, इधर, हाँ, ये वाला पूरा जो रीजन मैं मार्क कर रहा हूँ, या इधर आप पूरा इधर देखो, ये पूरा रीजन मैं बात कर रहा हूँ, ये ग्याना रीजन है, ठीक है। पर हुआ पता क्या, वेनेजुला ना इस रीजन को, ये जो पूरा वाला ये वाला ब्लैक वाला है, इसको कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है। और इनफैक्ट इन्होंने बोला कि हमने तो एक रेफरेंडम भी करवाया था, रेफरेंडम करवाने के बाद भी लोगों ने बोला कि हम कहीं ना कहीं वेनेजुला के साथ मिलना चाहते हैं। अब आप पूछ रहे होंगे सर वेनेजुला ऑलरेडी इतना बड़ा देश है, इसको क्या जरूरत पड़ेगी। देखो रिसेंटली पता क्या हुआ है, वर्ल्ड के सबसे बड़े क्रूड ऑयल रिजर्व्स पर कैपिटा वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। अभी रिसेंटली नई ऑयल डिस्कवरी हुई है, उस चक्कर में क्या हो रहा है ना, वेनेजुला चाहता है कि पूरा का पूरा, मतलब नॉट पूरा का पूरा, गुआना का 2/3 जो रीजन है, जो कि गुआना एसी क्यूबर नाम से जाना जाता है, इसको यहाँ पे अपने अंतर्गत ले ले। उस हिसाब से वेनेजुला की प्रोडक्शन आप नोटिस करोगे हो सकता है बढ़ जाएगी। तो क्योंकि इतने बड़े ऑयल रिजर्व्स यहाँ पे हमें देखने को मिले हैं, हो सकता है कि जो आपका गुआना है वो दुनिया का लार्जेस्ट पर कैपिटा क्रूड प्रोड्यूसर बन सकते 2025 तक। तो ये आपको रीजन आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए, वेनेजुला और गुआना के बीच में आपको रीजन देखने को मिला जाएगा, एसी क्यूबो रीजन, ठीक है। आज का आपका होमवर्क रहेगा बट गाय का क्राइटर, ठीक है। हो सकता है मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो, पर आपको ये लोकेशन पर्सपेक्टिव से आपको मुझे बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। इसके अलावा आज के ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस ये रहे आपके सामने, जिनका आंसर मुझे आप ट्रू और फॉल्स की फॉर्म के अंदर नीचे कमेंट्स पे बता सकते हो। सैटरडे को मैंने आपको जो होमवर्क दिया था उसका आंसर डिस्कस कर लेते हैं। मियावाकी टेक्निक तो बिल्कुल हम समझ चुके हैं, अर्बन फॉरेस्ट्री ग्रो करने का बहुत ही अच्छा तरीका है। पुलिकट बर्ड सेंचुरी की बात करें तो आपकी उड़ीसा के अंदर नहीं, ये आंध्र प्रदेश और आपके तमिलनाडु में देखने को मिलती है, तो सेकंड इनकरेक्ट हो जाएगा। टाइगर का यूसीएन स्टेटस आपका वल्नरेबल नहीं, ये आपका इंडेंजर्ड होता है, थर्ड आपका इनकरेक्ट हो जाता है। फोर्थ बात करें क्रिस्टल मेज 2 की, तो बिल्कुल ही आपकी मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल ही है, तो चौथा आपका स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। इसके अलावा आज का आपका एमसीक्यू होमवर्क रहेगा, 2011 का ये क्वेश्चन है कि अफ्रीकन एशियन डेजर्ट बेल्ट बनाने के पीछे का कारण क्या है, तो इसका आंसर मुझे आप नीचे बताओगे। एंड दूसरा आपका होमवर्क रहेगा, काफी इजी क्वेश्चन है पॉलिटी का, ये तो पक्का ही पक्का आपका सही होना ही चाहिए, राइट। इसके अलावा मैंने आपको जो होमवर्क दिया था उसका आंसर डिस्कस कर लेते हैं। जब मैं बात करता हूँ ना पखोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, तो इसका सही आंसर आता है आपका अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना। एंड दूसरा आपका होमवर्क था इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी के रिगार्डिंग। अब देखो ये जो इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी है ये आई थी लॉर्ड रिपन के समय। ये एक अच्छी चीज थी, मैं आपको समझाता हूँ कैसे अच्छी चीज थी। यहाँ पर फोकस ये था कि मान लो कोई इंडियन पर्सन है और एक मान लो एक यूरोपियन पर्सन है। तो अभी तक ऐसा सिस्टम चलता था 1883 तक, सिस्टम ये चल रहा था कि अगर मान लो यूरोपियन पर्सन है ना, तो अगर उसको ट्राई करना है, मतलब किसी के सामने पेश करना है, तो ही कैन ओनली बी प्रेजेंटेड बिफोर एन यूरोपियन जज और द यूरोपियन मजिस्ट्रेट। तो इससे कहीं ना कहीं हमारे जो इंडियन मजिस्ट्रेट्स थे उनके साथ कहीं ना कहीं भेदभाव हो रहा था। इसका मतलब ये था कि यूरोपियन को आप इंडियंस के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने भेज नहीं सकते। तो ये एक तरह की ना डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस थी। इसको खत्म करने के लिए यहाँ पर सीपी इल्बर्ट उनके द्वारा यहाँ पर एक बिल लाया गया कि ये सब ना जो हम प्रेजुडिस लेके आ रहे हैं इसको हमें कहीं ना कहीं खत्म करना पड़ेगा, राइट। अब ये चीज बहुत हैवी लेवल के ऊपर यहाँ पे यूरोपियंस ने इसको क्रिटिसाइज किया कि नहीं ऐसा कैसे, इंडियन मजिस्ट्रेट के सामने हम नहीं पेश होंगे। बाद में इसको यहाँ पे ना फिर बहुत बड़ी एक कंट्रोवर्सी बन जाती है इसके रिगार्डिंग। तो ये बिल्कुल उसी के रिगार्डिंग है, ठीक है ना। तो इसका आंसर आप नोटिस कर पाओगे, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। बाकी इसके बाद आप नोटिस करोगे समय था ये 1883 का,
फिर 2 साल बाद ही 1885 के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस भी देखने को मिलती है, उनका फॉर्मेशन होता है। तो बहुत सारे ऐसे ना, इल्बर्ट विल कंट्रोवर्सी भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बना, जिसके माध्यम से लोगों ने डिमांड करी कि हमारे पास ऑल इंडिया एक ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, जो कि इन द फॉर्म ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में हमें देखने को मिल जाती है। दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल PW ओनली एच पे जाकर इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, अपनी प्रेपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।